नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन फटाफट से एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने शुरू किया चौपाल 2026। 13,000 से अधिक उद्यमियों को मिला योजना का लाभ। गांवों के उत्पादों को मिलेगा देश दुनिया का बाजार। उत्तराखंड में एसआईआर कांग्रेस के धरने का दिखा असर। दावे आपत्तियों का काम देखेंगे 9 अफसर। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में आईएएस पीसीएस की तैनाती। उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित। याचिकाकर्ताओं ने भूमि को वन क्षेत्र और हाथी कॉरिडोर बताया। राज्य सरकार ने दावे किए खारिज। लोहाघाट में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। एम्बुलेंस को रास्ता देने के दौरान हुआ हादसा। सड़क किनारे क्रैश बैरियर लगाने की मांग। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर गिरे बोल्डर। 107 सड़कें बंद। देहरादून मसूरी रोड पर लैंडस्लाइड। नैनी झील का जलस्तर 10 फीट बढ़ा। टिहरी में बारिश। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल 2026 का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है। वहीं 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को उद्यमिता एवं आजीविका से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने देहरादून के आईटी पार्क स्थित 13 गाँव में प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गांव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और स्थानीय उत्पादों में देश दुनिया के बाजार तक पहुंचने की पूरी क्षमता है। सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत ग्रामीणों जो उद्यमी है उनको प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। तो ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ से, जहां पर आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आज जो है जापान निवेश सम्मेलन 2026 का आज आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आज ये आयोजन हो रहा है। कितने विविध आयामों से जुड़कर
विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। और अब समय है एमओयूज को एक्सचेंज करने का। इस क्रम में मैं सबसे पहले जो एमओयू एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, वो इन्वेस्ट यूपी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जापान के साथ किया जाएगा। आई इनवाइट मिस्टर शुचिकी कमाडा-सान, डायरेक्टर जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इन्वेस्ट यूपी की ओर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री दीपक कुमार जी भाग लेंगे इस एमओयू के आदान। सर प्लीज कम दिस साइड। माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के सानिध्य में मैं आपको बता दूं कि टीटीआरसी के द्वारा प्रयासों से जापान में 100 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। उनमें से 2 यहाँ पर हैं, श्री पुष्पेंद्र सिंह चौहान और श्री आदर्श कुशवाहा। उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पर आएं। माननीय मुख्य सर प्लीज बी ऑन द स्टेज। सर प्लीज बी ऑन द स्टेज फॉर सम टाइम। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उनका भी अभिनंदन करें। डायरेक्टर जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का अभी आप लोग रुक जाएं। उनका अभिनंदन करें। ऑनरेबल सीएम सर इज फैसिलिटिंग डायरेक्टर जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। थैंक यू सर। और 2 बच्चे जो युवा जो टीटीआरसी के आगे जाएं के प्रयासों से जो जापान में जिन्हें रोजगार मिला है, प्लेसमेंट मिला है, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और उसके बाद आएंगे आदर्श कुमार कुशवाहा, उन्हें भी प्रमाण पत्र। उन 100 बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जिन्हें जापान की धरती पर रोजगार मिला और दूसरा घर उनका वहां पर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज बी सीटेड। और अब दूसरा एमओयू टूरिज्म between Tourism Department, Government of Uttar Pradesh and Yamanashi Prefecture, Japan for enhanced and sustained engagement of tourists between the 2 regions. उत्तर प्रदेश की ओर से मंच पर आएंगे श्री अमृत अभिजात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड फ्रॉम जापानीज साइड आई इनवाइट Yoshiyuki Koizumi, Director General Culture, Tourism and Sports Department, Yamanashi Prefecture, Government. Mr. Yoshiyuki Koizumi. Please. This MOU for enhanced and sustained engagement of tourists between the 2 regions. Mr. Amrit Abhijat and Mr. Yoshiyuki Koizumi, they are exchanging. Thank you. और अब अगला MOU exchange होगा। MOU exchange between the Labour and Employment Department, Government of Uttar Pradesh. तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक आयोजित हुई और बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आयोग की ओर से विभिन्न जिलों में आयोजित प्रवासी पंचायतों, पलायन निवारण और स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। आयोग के सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं के माध्यम से आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
उत्तराखंड सरकार अब घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई योजनाएं लागू करने की तैयारी में है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने राजस्थान का दौरा कर वहां इन समुदायों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ली और उन्होंने बताया कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के साथ एकल नारी पेंशन समेत कई योजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड में भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसी योजनाएं लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की गई है। सरकार का लक्ष्य इन समुदायों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना है। ये मेरे शीर्ष नेतृत्व ने और मेरे संगठन ने कुछ योजनाएं बहुत अच्छी संचालित राजस्थान में हो रही है, उसी के निमित्त मुझे भी भेजा गया था। मैं राजस्थान गया, वहां पे माननीय मंत्री जी जो राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री है उनसे भी मिला और उनसे चर्चा की, बातचीत की, मीटिंग हुई, अधिकारियों से भी मिला। वहां पे एक दो योजनाएं महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग विधवा पेंशन देते हैं, वहां पर एकल नारी पेंशन योजना उसका नाम रखा गया, विधवा नाम हटाया गया है। ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि घुमंतू और अर्ध घुमंतुओं के लिए योजनाएं वहां पे संचालित की जा रही है। इस ओर भी हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसे ही अनुमति मिलेगी उससे हम आगे काम बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस के लगातार विरोध और धरने के बीच निर्वाचन आयोग ने दावे आपत्तियों के निस्तारण की निगरानी और कड़ी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने 9 IASPCS अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर सीधी नजर रखेंगे और खास बात देखिए ये है कि इन अधिकारियों की तैनाती ऐसे समय में हुई है जब एसआईआर में नाम हटने और दावे आपत्तियों के निस्तारण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। वैसे में आयोग का ये जो कदम है प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी, रुड़की महानगर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने फर्जी आपत्तियों, मतदाताओं को जारी नोटिस और मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने कहा है कि यदि वैध मतदाताओं को परेशान किया गया तो कांग्रेस आंदोलन के लिए मजबूर होगी। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने फार्म 7 से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार BLO की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने अधिकारियों से बिना किसी दबाव के काम करने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि ये जो SIR को लेकर डिवीजन हो रहा है, इसमें हो रही हेराफेरियों का हमें विरोध करना है। तो पार्टी ने अपने सीनियर लीडर्स को कोऑर्डिनेटर बनाकर भेजा है। उसी सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष ने मुझे यहाँ भेजा। हमने इसकी जांच की है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उसको हमने लिख के SDM को दिया और हमारे विधायक तक को वोटर बनने में रोका जा रहा है। तो जाहिर है कि लोकतंत्र की लूट हो रही है। भाजपा घबराई हुई है, 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और इसका सरकार का दिवालापन दिखाई दे रहा है। लेकिन मताधिकार जिस दिन भी होगा वोट पड़ेगा, जनता मन बना चुकी है और मेरा कहना है सरकार चंद दिनों की मेहमान। क्या मानते हैं SIR में जानबूझ के गड़बड़ी? देखिए तो साफ दिखाई दे रहा है। आप पत्रकार लोग लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, क्या जरूरत थी इसकी फुरकान अहमद की, जो कि उनके पिताजी 5 बार प्रधान रहे, उनकी मां प्रधान रही है, वो तीसरी बार MLA। जब इस स्तर पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो जाहिर है भाजपा के दिमाग का दिवालापन दिखाई दे रहा है। देखिए ये अपने आप में बहुत गंभीर प्रकरण है। SIR का मतलब लोगों को सुविधा न दे करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। जबरदस्ती 32,000 के करीब यहाँ पर नोटिस जारी किए गए हैं। जो जानकारी मिली है लगभग 3800 लोगों की वोट काटी जा रही है। इसके अंदर हमने आपत्ति दी कि जिन लोगों ने आपत्ति दी है, एक आम व्यक्ति 5 लोगों की आपत्ति दर्ज कर सकता है, लेकिन आम व्यक्ति द्वारा भी 30-35 लोगों की फर्जी नामों से आपत्तियां डलवाई गई है। और जिन लोगों ने फर्जी गिरे हैं, बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट दे दिए हैं कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई, लेकिन जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है जो मान रहे हैं, और अगर किसी वजह से उनके दी हुई सूचना गलत है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि SIR में जो आपत्तियां झूठी लगाई जा रही हैं, जो लोगों को नोटिस दिए गए हैं, उसका निस्तारण ईमानदारी से हो, शुचिता से हो और पारदर्शिता से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। हमें इस इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था है, जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर कतई विश्वास नहीं है।
इसलिए हमने ज्ञापन दिया ताकि समय रहते ये चेत जाए। एफआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञापन हमें सौंपा गया है। उस ज्ञापन में ये आपत्ति दर्ज कराई गई है कि जो फॉर्म 7 है वो किसी एक कार्यालय से भरे गए हैं और उसके अलावा उसमें जो आपत्तियां हैं उसके सापेक्ष एफिडेविट अभी दिए गए हैं, तो आपत्तियां निरस्त कर दी जाए। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस संगठन स्तर पर सक्रिय है, तो वहीं अब महिला कांग्रेस भी प्रदेश भर में अपनी गतिविधियों को तेज करने जा रही है। महिला कांग्रेस की ओर से अगले माह से जिलेवार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों के जरिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय करने के साथ ही आम जनता के बीच पहुंचकर प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाएगी। महिला कांग्रेस पर फोकस जो है खास तौर पर जो है बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर रहेगा। इस वीक से हम लोग जिला वाइज सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें जो प्रदेश में इशू है, जैसे कि आप देख रहे हो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है। आप देखेंगे आए दिन गोली चल रही है, कानून व्यवस्था है, तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग अब लोगों के बीच में जाएंगे। मंगलौर विधायक काजी को अज्ञात लोगों ने 2 अलग-अलग नंबरों से वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद विधायक ने पूरे मामले की जानकारी हरिद्वार के एसएसपी को दी। इसके बाद मंगलौर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। घटना के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल विधायक या पुलिस अधिकारी की ओर से मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डोईवाला में ट्रैक्टर रैली निकाली। जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए तहसील परिसर पहुंची, जहां किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और 3 दिवसीय धरना शुरू किया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिनों में मांगों का समाधान नहीं हुआ तो किसान ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय का कूच करेंगे। आज जो ये ट्रैक्टर रैली निकली है किसानों की, इसकी 11 सूत्रीय मांगों के लिए निकाली गई है। जैसे बिजली हो गई है, गन्ने के रेट का हो गया है, किसानों का कर्जा माफी का हो गया है, जो सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए आज सारे किसान यहाँ पे इकट्ठा होकर आए हैं। जो 3 दिन का हमारा धरना प्रदर्शन यहीं पे रहेगा। अगर उसके बीच में भी सरकार नहीं जागती है तो हम ये आगे अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अपने उसमें सबको सलाह करके तो निश्चितकालीन धरना चलेगा। दूसरी मांग हमारी बिजली की है। ऊर्जा प्रदेश है हमारा और यहीं के किसानों का आप देखिए यूपी में बिजली फ्री है, हरियाणा हो गया, हमारा पंजाब हो गया। जब वहाँ पर बिजली फ्री हो सकती है तो हम ऊर्जा प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे लिए ऊर्जा फ्री क्यों नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा इशू हमारा बिजली का है। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा इशू है। 1 साल पहले हमने धरना प्रदर्शन किया था, आपने देखा होगा, बादराबाद टोल प्लाजा पे भी धरना दिया गया था और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ कागजों में रह गए हैं, वो धरातल पर नहीं उतारे गए हैं। किसानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि समस्त क्षेत्र की जनता, चाहे वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से हो, चाहे वो खेती में बीज का माध्यम हो या सिंचाई के। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उत्तराखंड विद्युत राज्य है, लेकिन बिजली किसानों के लिए फ्री होनी चाहिए। कम से कम 400 यूनिट तक 400 यूनिट फ्री होनी चाहिए। आज जो गन्ने का जो रेट है वो कम से कम 650 से ऊपर होना चाहिए, जिस हिसाब से इतने हो रही है। चीनी का जो रेट है, तो कई तरीके हैं, कई मामले हैं। किसानों पर हमेशा अत्याचार किया जा रहा है और किसानों के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है उन पे भी अत्याचार हो रहा है।
देहरादून की माल देवता की सास बहू लीला रावत और अलका रावत हस्त निर्मित राखियां बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। दोनों आशा किरण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और विनी वंडर्स क्रिएशन के जरिए राखियों के साथ अन्य स्थानीय उत्पाद भी तैयार कर बेच रही हैं। पिछले साल करीब 1200 राखियां बेचकर दोनों ने 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था। इस साल 2000 से ज्यादा राखियां बनाने का लक्ष्य है, जिसमें करीब 1500 राखियां तैयार हो चुकी हैं। सोशल मीडिया से ऑनलाइन ऑर्डर भी मिल रहे हैं। महिलाओं के उत्पादों को बाजार देने के लिए देहरादून के प्रमुख मॉल और सचिवालय में स्टॉल लगाए जाएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो उसमें जैसे हर वर्ष हमारी जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें कार्य करती हैं, राखी बनाती हैं और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाती हैं और भी काफ़ी चीज़ें उसमें बनाती हैं। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की पहल के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी महिलाएं एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं डोईवाला, सहसपुर और रायपुर में विशेष तौर पर जो हमारे CLFs और SHG ग्रुप्स हैं, गायत्री, सक्षम एंड अदर ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, जो इसमें बहुत अच्छी राखियाँ बना रहे हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी राखियाँ बना रही हैं। यहाँ से हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, NRM की तरफ से। महिलाओं के लिए रोजगार के अन्य साधन आते हैं, नए वो आते हैं, स्कीमें आती रहती हैं और हम हर सारी महिलाएं जो है तो इससे काफ़ी लाभ उठाती हैं और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा मिल रहा है। और क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और किसी की वो नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं विकासनगर के डाकपतर क्षेत्र में शक्ति नहर में कार समेत डूबे युवक रजत पुंडीर का शव 3 दिन बाद बरामद कर लिया गया है। बीते मंगलवार को अनियंत्रित होकर कार शक्ति नहर में जा गिरी थी, जिसके बाद रजत लापता थे। NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। कल देर शाम नहर से कार बरामद कर ली गई थी, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया था। अब ढकरानी इंटेक के पास रेस्क्यू टीम ने रजत पुंडीर का शव बरामद कर लिया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में मेंटेनेंस के लिए खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 10 फीट लंबा अजगर ट्रेन के कोच के आसपास नजर आया और अंदर घुसने की कोशिश करता दिखाई दिया। वॉशिंग लाइन में काम कर रहे कर्मचारियों की नजर उस समय रहते अजगर पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने बिना जोखिम उठाए वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही हरिद्वार रेंज की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। मामला एक अजगर की सूचना का था, जो वंदे भारत ट्रेन यार्ड में जो लगी हुई थी, तो उसमें एक अजगर की सूचना थी। तो तुरंत यहाँ से तत्काल एक टीम बना के आरती पंद्रह के नेतृत्व से भेजी गई, जिसे लगभग 2 घंटे का टाइम लगा के रेस्क्यू करके और उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे बरसात का सीजन है, तो ये पूरा हमारा जो हरिद्वार जिला है ये आरक्षित वन और राज्य की सीमा से लगा हुआ है और इसमें जंगल से जो है सरीसृप वगैरह जो है आबादी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन हमने कई टीमें बना रखी हैं, तो उनके नेतृत्व में जैसी कैसी खबर आती है तो तुरंत उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित उसे वापस उसके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।